हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज़ की ओर, जो है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम देखते हैं सेकेंड सीरीज जो है हमारा वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तर टाइप्स। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रबंधन के सिद्धांतों को लचीला क्यों माना जाता है? फ्लेक्सिबल क्यों है, लचीले क्यों हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर है, प्रबंधन के सिद्धांत को इसलिए लचीला माना जाता है क्योंकि ये कठोर नहीं होते, क्योंकि ये स्ट्रिक्टेड नेचर नहीं है कि जो जैसे बन गए उसी रूप में लागू होंगे। नहीं, ये कंडीशन के अनुसार हम इसमें फेरबदल कर सकते हैं, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट नहीं माना जाता है। इनका संबंध मानवीय व्यवहार से है, जिनको परिस्थिति के मांग के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। मानवीय व्यवहार में हम टीचर एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें शामिल होती, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है और जो कंडीशंस है इस पर हम उसको कंडीशंस के अनुसार बदल सकते हैं। तो ये सिद्धांत अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग होते हैं, इसीलिए लचीले हैं, क्योंकि एज पर कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, इनको हम उस अनुरूप ढाल सकते हैं। और अलग अलग उद्देश्य, जो संस्थान के अलग अलग उद्देश्य हैं, कौन सा सिद्धांत कहाँ लागू होना है, उस अनुरूप हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये डिफर होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग डिफर करते हैं, इसलिए इनको हम लचीला मानते हैं, फ्लेक्सिबल मानते हैं। फिर क्वेश्चन 2 है, समय अध्ययन के मुख्य उद्देश्य बताइए। समय अध्ययन जो एक पद्धति थी या प्रिंसिपल था, उसके हमें उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। तो समय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विशेष कार्य को पूरा करने के मानक समय। इसमें हम क्योंकि टाइम स्टडी कर रहे हैं, हम टाइम अध्ययन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें समय को ही मानक मानेंगे। मतलब कितना टाइम इसी कार्य को करने के लिए कितना समय रख रहा है, तो उसमें हम समय को मानक के रूप में निर्धारित करते हैं। इसमें निर्धारित करते हैं कर्मियों की संख्या का निर्धारण, कि एक कोई टास्क दिया गया, उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको लगेंगे। फिर उपयुक्त प्रेरक योजनाएं, ठीक है, जो हमने योजनाएं बनाई है, प्लानिंग की थी, जिसमें हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको तैयार करना। कितना समय, किसी अगर जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो उनको टारगेट अचीव करने में कितना समय लग सकता है, उसकी योजनाएं। श्रम लागत, और जो उसमें श्रम लागत कितना है कि लेबर कॉस्ट कितनी है, ये मीन्स अगर कोई भी एम्प्लॉय या लेबर काम कर रहा है तो उसकी लागत कितनी आएगी, कितना समय वो ले रहा है वो कार्य करने में, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगेंगे, इसमें योजनाएं निर्धारण करना है। और उसमें कॉस्ट कितनी आएगी, कितने कम लागत लगेगा किसी कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये समय अध्ययन की मुख्य ऑब्जेक्ट्स है। क्वेश्चन 3 देखते हैं हम, उस सिद्धांत का नाम दे जो सहयोग ना कि व्यक्तिवाद का विस्तार है। अभी हमने ये मल्टीपल चॉइस में भी किया था कि सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, ठीक है। तो उस सिद्धांत का नाम पूछा इन्होंने, तो सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, सहयोग ना कि टकराव के सिद्धांत का विस्तार है। कौन सा सिद्धांत है? सहयोग ना कि टकराव, ठीक है। हमें क्या है, जो प्रबंधक है और जो कर्मचारी, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए। टकराव मतलब मतभेदों को या विचारों को लेके मतभेद नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये संस्था के जो कार्य हैं या उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए सहायक होते हैं। तो प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच सहयोग होना चाहिए। मीन्स अगर प्रबंधक को योजना बना रहा है तो वो श्रमिकों का योगदान मान सकता है या उनके विचार का स्वागत कर सकता है। तो ये सिद्धांत इस पर निर्धारित है, सहयोग ना कि व्यक्तिगत। मतलब आप बाइस्ड ना हो, अब सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, हित के बारे में सोच के चले, तो प्रबंधक भी ऐसे विचार स्वागत कर सकता है श्रमिकों से, और श्रमिक भी अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? सहयोग ना कि टकराव के सिद्धांत का विस्तार, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थकान में कोई 2 कारण बताइए जो कर्मचारी के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं। थकान, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, तो कोई भी कार्य करने में हमें टायर्डनेस फील होती है। तो उसमें उन्होंने पूछा है कि कोई एम्प्लॉय के प्रदर्शन में बाधा, मीन्स जब वो परफॉर्म कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है लंबे कार्य के घंटे, कि अगर वो लंबे समय तक कार्य कर रहा है, उसने ब्रेक नहीं लिया, तो उसको ऑब्वियसली मेंटली और फिजिकली रूप से थकान आ जाएगी। तो ये एक कारण हो सकता है, लंबे कार्य के घंटे। दूसरा है अपने अधिकारियों से संबंध में माधुर्य की कमी, मीन्स जो उसके रिलेशन है अपने अपर मैनेजमेंट से या मिडिल मैनेजमेंट से या उसके परिप्रेक्षक से या निरीक्षक से, वो अच्छे नहीं, मीन्स मतभेद चल रहा है या किसी तरह के इश्यूज चल रहे हैं। तो ये 2 कारण हो सकते हैं जो उसमें प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो कम हो सकती है किसी भी लेबर की, ठीक है। तो या तो वो लंबे समय से उसने ब्रेक नहीं लिया तो वो फिजिकली और मेंटली रूप से थकान महसूस करेगा, या जो मतभेद है, मतभेद की स्थिति किसी भी कार्यस्थल पर उत्पन्न हो रही है, तो उस कारण भी ये
हो सकता है कि उन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है। तो इसके लिए प्रबंधक जो होता है वो स्टेप्स ले सकता है कि अपने कर्मचारी को अभी प्रेरणा दे या जो भी प्रॉब्लम है फेस कर रहा है उसको दूर करने में सहायता करे। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, कुशल और असक्षम श्रमिकों को अलग करने के लिए टेलर द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया? जो टेलर के उन्होंने बताया था कि जो कुशल एम्प्लॉयज है, जो अकुशल मतलब जो क्रिएटिव या प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं और जो अनक्रिएटिव या अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं, उसको अलग अलग, मतलब एक जो कोई भी श्रमिक है वो ज़्यादा यूनिट्स बना ले रहा है, एक जो है वो वही उतने ही घंटे कार्य कर रहा है लेकिन कम यूनिट्स या प्रोडक्शन दे रहा है। तो उसको उस अनुसार वेतन या पारिश्रमिक तय करने में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? टेलर द्वारा। ठीक है, तो कुशल और असक्षम श्रमिकों को अलग करने के लिए टेलर द्वारा विभेदनात्मक प्रणाली उपयोग की जाती थी। विभेदात्मक प्रणाली वो प्रणाली थी जिसमें उसने बताया था कि कोई श्रमिक अधिक पारिश्रमिक से अधिक लगात या अधिक अपना समय देके या पारिश्रमिक करके ज़्यादा पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहता है तो वो उतनी यूनिट उसमें ज़्यादा बना रहा था। तो उसने इसमें कि जैसे कोई एक एम्प्लॉय था वो 4 घंटे में 3 यूनिट बना रहा था या 20 यूनिट कोई चीज़ बना रहा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन या इकाई का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो, और वही जो एम्प्लॉय है वो 4 घंटे में कितने 25 यूनिट बना रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो श्रमिक हुआ वो क्या हो गया, ये असक्षम मतलब एक कम यूनिट बना रहा है, तो ये कम जो मेहताना है या पारिश्रमिक है वो प्राप्त करेगा। लेकिन ये इसको हम कुशल, क्योंकि ये 5 यूनिट इसने क्या की है, 5 एक्स्ट्रा यूनिट बनाए हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, कुशल हो गया। तो इसको जो पारिश्रमिक है उस 5 यूनिट के लिए एक्स्ट्रा प्रदान किए जाएंगे। तो विभेदात्मक क्रिया वही थी कि कोई भी अगर आशय मंशा रखता है ज्यादा कार्य करने का उतने ही समय में, तो उसको अधिक पारिश्रमिक से नवाजा जाएगा। तो यहाँ हमने कवर किए शॉर्ट आंसर टाइप। अब हम चलते हैं, वेरी शॉर्ट थे, अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स में जो थोड़े से डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आदेश की एकता का सिद्धांत किस प्रकार प्रबंधन पे उपयोगी है, संक्षेप में बताएं। आदेश की एकता के बारे में तो सिद्धांत उन्होंने उसकी व्याख्या करने के लिए बोला कि कैसे यूजफुल है, उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। तो आदेश की एकता है क्या, आदेश की एकता का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश लेना चाहिए। वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, एक बॉस एक ही कर्मचारी को क्या देगा, आदेश देगा। तो ये आदेश की एकता, जिसमें आदेश की एकता जिसके द्वारा लिया गया है वो बनी रहती है। तो एवं उसी के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। मीन्स वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिम। ठीक है, उसी जिससे उच्च लेवल में किसी से अगर एक आदेश आया है, इसलिए हम शॉपन श्रृंखला भी देखते हैं, तो उसी से हमको ऑर्डर प्राप्त करना है, उसी के प्रति हमें उत्तरदायित्व रहना है, मतलब उसी का कार्य हमें पूरा करना है, उसी के आदेश को मानना है। ठीक है, क्योंकि यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, अब क्या होता है जब हम शॉपन श्रृंखला बनाते हैं, क्योंकि उसमें हम उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक वो शॉपन श्रृंखला बनाते हैं जिसमें आदेश उसी प्रकार से जाते हैं। तो अगर इस सिद्धांत आदेश की एकता और निर्देश की एकता, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो आदेश की एकता भी यही है कि अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं, अगर ये फॉलो नहीं होता है रूल, तो इससे अधिकार प्रभावहीन हो जाते हैं। जो हमारे राइट से जो ऑर्डर दिए गए हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। ठीक है, प्रभावहीन होने की इसमें आशंका रहती है। यदि एक से अधिक उत्तराधिकारी में एक ही समय पर आदेश मिलेंगे तो कर्मचारी भ्रम में पड़ जाएगा और ये निश्चित नहीं कर पाएगा कि पहले किसका कार्य करे। क्यों, अगर इस प्रिंसिपल का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो क्यों कर्मचारियों के लिए ये हित में नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे में अगर एक ऊपर उच्च स्तर से हमें अगर कोई ऑर्डर या आदेश प्राप्त हो रहा है, तो वो जो कर्मचारी है 2-3 बॉस ने उसको अगर ऑर्डर दे दिया तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि मैं किसका कार्य पहले करूं। तो इसमें आदेश की जो एकता है वो क्या है, भंग हो जाएगी। वो किसके प्रति उत्तरदायित्व, यहाँ उत्तरदायित्व किसके प्रति हो ये वो निर्धारित नहीं कर पाएगा, तो वो किसका कार्य करे, उसी में उसमें उसको भ्रम पैदा होगा। साथ ही उसे अपने उत्तरदायित्व में से बचने का भी अवसर मिल जाएगा। उसके पास एक एक्सक्यूज भी हो सकता है, एक भ्रम की स्थिति और एक्सक्यूज दोनों हो सकता है कि वो किसका कार्य पहले करे। तो उत्तरदायित्व में से जो उसको उत्तरदायित्व में सौंपे, क्योंकि आदेश के साथ हमेशा उत्तरदायित्व आते हैं, ठीक है, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बॉस के प्रति है वो ये पूर्ण नहीं कर पाएगा, तो उसको उससे बचने के भी अवसर मिल जाएंगे। अतः भ्रम से बचने के लिए एक समय में एक ही अधिकारी के आदेश प्राप्त होने चाहिए। ठीक है,
तो आदेश की एकता में ये बताती है कि जहाँ भी उच्च स्तर से एक आदेश आया है उस एक ही कर्मचारी पे वो लागू होगा, अब वो उसके प्रति उत्तरदायित्व होगा। तो इस स्थिति में हमें भ्रम से बचाती कि हमें किसका कार्य करना है और किसके प्रति उत्तरदायित्व होना है। तो इसलिए एक बॉस के नीचे एक एम्प्लॉय होना चाहिए। इस प्रकार ये सिद्धांत प्रबंध के विरोधाभासी आदेशों को दूर करने में सहायता करता है कि बहुत सारे एक स्वप्न श्रृंखला में बहुत सारे आदेश जा रहे हैं, तो कौन किसको आदेश दे रहा है, तो मतलब वो विरोध, ये जो क्रिटिकल कंडीशन होती है उसको दूर करने में सहायता करता है। ठीक है, कि कौन सा, तो वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, ये आदेश की एकता का सिद्धांत इस पर जोर देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित करें, किन्हीं 3 सिद्धांतों के बारे में बताएं। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन पूछ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की और उसके 3 प्रिंसिपल्स पूछ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे जोर देते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा क्या है? F.W. टेलर के अनुसार, ठीक है, हम किसके अनुसार बता रही है? F.W. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध, क्योंकि ये उन्हीं का सिद्धांत था। वैज्ञानिक प्रबंध जो थी ये टेक्निक F.W. टेलर द्वारा दी गई थी। तो उनके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या कराना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको क्या बोल दिया? कला, कुछ क्रिएटिविटी, एक आर्ट बोल दी, जिससे हम ये जानेंगे कि हम करवाना, जो हमने कार्य सौंपा उससे हम करवाना क्या चाहते हैं श्रमिकों से, और फिर ये देखना है कि वे उसको सर्वोत्तम ढंग से कम लागत पर करें। ठीक है, पहले तो हमने उसको कार्य सौंपा, हम ये उनसे निश्चित करा रहे हैं कि हम उनसे कार्य क्या करवाना चाहते हैं। दूसरी चीज, हम इसमें सर्वोत्तम ढंग से, मतलब बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज से हम कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करें, मतलब वो कम समय कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, जो यूनिट्स बना रहे हैं वो सर्वोत्तम बताएं। तो हम यही देखना चाहेंगे कि सर्वोत्तम ढंग में कम से कम लागत में, कम से कम खर्चे में, कम से कम समय लगा के ज्यादा से ज्यादा उपभोग करे, प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो भी उनको दी गई है वो करे। तो ये F.W. टेलर के अनुसार थे। अब इसके 3 सिद्धांत इस प्रकार हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम। ठीक है, उन्होंने बोला था कि विज्ञान पद्धति का उपयोग होना चाहिए। अंगूठा टेक नियम वो था जो बहुत पुराने प्रबंधकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए सिद्धांत को देखते हैं हम। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति में इन्होंने समय अध्ययन किया था, टाइम कितना लग रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है, स्पीड का अध्ययन किया था, थकान का किया था। तो बहुत सारे इस सिद्धांत के अंदर F.W. टेलर के अनुसार उन्होंने ये इसके अनुसार देखिए कितनी प्रोडक्टिविटी किस लेबर को लग रही है, वो कैसा आउटकम दे रहा है, तो ये उस पर लागू किया था। जो अध्ययन एवं विश्लेषण, मीन्स इन्होंने क्या किया था? शोध अध्ययन किया था और विश्लेषण किया था, रिसर्च की थी, के द्वारा विकसित किया था। जो ये सिद्धांत था उसके द्वारा, जो जिसको हम विज्ञान पद्धति का सिद्धांत बोलते हैं, ये अध्ययन और विश्लेषण के रूप के द्वारा विकसित हो गई थी। प्रबंध को केवल अनुमानों, तीर और तुक्कों आदि को नहीं अपनाना चाहिए। इन्होंने क्या बोला था? नहीं, अगर एक प्रबंधक या कोई कार्य कर रहा है तो सिर्फ एक अनुमान के बीच में कि ये हम इतना जो आउटकम है या टारगेट है हम अचीव कर लिए, तुक्के नहीं लगाना है, हमें वो करके देखना था। तो इसलिए हमने कुछ वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, जैसे समय अध्ययन, थकान अध्ययन, ठीक है, गति अध्ययन, ये सारी चीजें इसमें आई थी। तो हमें क्या है, तुक्के नहीं लगाना है कि ये हम कर ही लेंगे, हमें सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए। प्रोडक्टिविटी माप रहे थे वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। तो पहला ये हो गया वैज्ञानिक पद्धति, ना कि अंगूठा टेक नियम, जो पुराने जो प्रबंधक थे वो यूज करते थे अंगूठा टेक नियम, तो उसको बदल के इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति लाई थी। दूसरा है सहयोग ना कि टकराव। ठीक है, सहयोग देना है कार्यस्थल पर अपने प्रबंधक को या जो संस्थान है उनको टकराव की स्थिति ना क्रिएट हो। तो टेलर ने इस पर जोर दिया है कि सामूहिक क्रियाओं में टकराव व मतभेद के स्थान पर आपस में सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सामूहिक क्रिया मतलब आप एक ग्रुप में या एक टास्क में काम कर रहे हो तो हर कोई अपने अपने विचार रखेगा, तो उन विचारों का स्वागत हो या उनको सहयोग के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। में टकराव या लड़ाई की स्थिति या झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उस तरीके से नहीं, मतलब प्रबंधक और श्रमिक के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वो एक दूसरे का सहयोग करे। प्रबंधक जो श्रमिकों से सुझाव आ रहे हैं उनका स्वागत करे और श्रमिक जो है अपना हर तरीके से योगदान प्रदान करे संस्थान को और प्रबंधक को। तो ये दूसरा नियम उसी के बारे में करता है। तीसरा है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग अगर आप कर रहे हैं तो किसी एक विशेष व्यक्ति का ना करें, बाइस्ड ना हो, व्यक्तिवाद नहीं करना है। सहयोग पूरे संस्थान या किसी एक व्यक्ति को ना करके पूरा एक ग्रुप एक्टिविटी लेके चलना है। तो ये सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्तिवाद के स्थान पर श्रम
एवं प्रबंध के रूप में सहयोग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? श्रम एवं प्रबंधक, मतलब श्रमिक और जो प्रबंधक है, अपर मैनेजमेंट है या मिडिल मैनेजमेंट है या उनका जो उच्च निचला स्तर है, उनके बीच में क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि दूसरों को एक दूसरे की आवश्यकता है। एक संस्थान कैसे काम करेगा? जब उसमें जो उसके प्रबंधक है और जो श्रमिक है, दोनों में मतभेद ना हो, अच्छे मधुर संबंध हो और एक दूसरे का सहयोग कर रहा हूँ, तभी वो अपने जो संस्था के उद्देश्य उसको प्राप्त करने में सहायक होगा। तो क्योंकि दोनों एक ही दूसरे का पार्ट है, कोई एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है या कार्य नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। तो दोनों को क्या है, व्यक्तिवाद ना लेके, कि किसी एक पर्सनल व्यूज ना देके या किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठतम या उसको श्रेष्ठतम ना बता के, हम क्या है, सारे विचारों और मतों का स्वागत करके आपस में सहयोग बनाकर चली। तो ये होगा प्रबंधन के सिद्धांत और उसकी परिभाषा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, यदि कोई संगठन भौतिक एवं मानव संस्थानों की उचित स्थान प्राप्त प्रदान नहीं करता तो कौन से सिद्धांत का उल्लंघन है? इन्होंने प्रिंसिपल पूछा है कि कोई अगर भौतिक मतलब मानव पद्धति और भौतिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ये कौन से जो प्रिंसिपल है इसका ये उल्लंघन है, तो उसके क्या आउटकम होंगे? ठीक है, तो यदि कोई संस्थान भौतिक एवं मानव पद्धति के लिए उचित स्थान प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में हेनरी फियोल द्वारा प्रदापित व्यवस्था नामक सिद्धांत का उल्लंघन है। सबसे पहले जो उन्होंने पूछा है कि सिद्धांत प्रिंसिपल का नियम आपको बताना, वो कौन सा है? हेनरी फियोल ने जो बताई थी व्यवस्था की क्या होगी? एक इन्वायरमेंट है या एक ऐसी स्थिति है जहाँ आपने व्यवस्था बनाए रखी है जिसमें आप क्या है, प्रबंधन को सुचारू रूप से लागू कर रहे हो। तो ये किस सिद्धांत का उल्लंघन है? व्यवस्था नामक सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अधिकतम कार्यकुशलता के लिए लोग एवं सामान उचित समय पर उचित स्थान पे होना चाहिए। क्यों ये सिद्धांत लागू किया? व्यवस्था क्या है? आप कोई चीज अवेलेबल करा रहे हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो आपके या आपके मानव हो, मतलब श्रमिक और रिसोर्सेज दोनों हमारे पास एक स्थान पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जब हम ये कार्य की व्यवस्था देख रहे थे, लोगों की व्यवस्था देख रहे थे, तो कार्य की व्यवस्था में लोग आ रहे कि आपने किसको क्या कार्य निर्धारित किया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने यही देखा था प्लानिंग प्रेटिव में कि पहले हमने कार्य की तो कहा था ना, मशीनें, रॉ मटेरियल, जमीन हो गया या फिर कोई रिसोर्सेज हो गया जैसे नदी हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेज के तौर पर काम करती है जो आपने प्रदान किए थे एक स्थल पे उद्यम करने के लिए, कोई भी आप कंपनी या उद्यम अपना या व्यवसाय डाल रहे थे। दूसरा लोग थे कि आपने किसको क्या कार्य, श्रमिक दिए थे तो किसको क्या कार्य आपने निर्धारित किया था। तो हम ये व्यवस्था नामक सिद्धांत से ये समझते हैं कि हमने लोगों की और कार्य की व्यवस्था उचित स्थान पे कर रखी है और वो उचित स्थान पे है जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होंगे। तो इस प्रकार यह सिद्धांत वास्तव में किसी संगठन में व्यक्तियों की और वस्तुओं की व्यवस्था का सिद्धांत है। क्या है ये? व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। हमने क्या है, अगर हम कोई एक कपड़े की फैक्ट्री डाल रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा, मशीनें हो जाएंगी, या जैसे वाटर हो गया, अगर आपने जंगल वगैरह में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की तो उसमें नदी वगैरह होगी तो वो भी एक रिसोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो ये तो हमने कर ली अपने काम की व्यवस्था। अब किससे काम कराएंगे? मशीनों से भी करवाएंगे। मशीनों में कौन काम करेंगे? लेबर्स हमारे। तो वो भी क्या है, मानव पद्धति हो गई। तो ये दोनों का सिद्धांत व्यवस्था के नाम पे है। यदि प्रत्येक चीज अपने निश्चित स्थान पर है तथा प्रत्येक व्यक्ति उचित स्थान पर है तो संगठन में लगे हुए भौतिक एवं मानव संस्थानों को कुशलतापूर्वक यूज कर सकते हैं। कुशलतापूर्वक से हमारा आशय है कम समय में बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग्स, मीन्स जो कर्मचारी या लेबर है। तो उसी से ये जो हमारा सिद्धांत में निकल के आया है जिसको हम व्यवस्था के नाम से देखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के संबंध में किन्हीं 4 विनोगी व्याख्या कीजिए। हमें पॉइंट एस्टैब्लिश करने हैं जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे के संबंध में महत्व बताने, इम्पोर्टेंस बतानी है। तो इसके इम्पोर्टेंस इस प्रकार है। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व। फर्स्ट है प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तब जो मैनेजर्स हैं उनको जो रियलिटी का मीन्स प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो ज्ञान प्रदान करना, वो नॉलेज हमें प्रदान करता है। तो
प्रबंध के लिए सिद्धांत प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब इन रियलिटी की ये नहीं कि मतलब ठीक है प्लानिंग जो करते हैं हम सोच विचार के करते हैं, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान मतलब पहले से उपयुक्त उनको ज्ञान होना चाहिए, तो वास्तविकता जो रियलिटी से मैच करे, तो वास्तविकता का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। इससे उनकी प्रबंधकीय स्थिति एवं परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान, योग्यता, समझ में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो प्रबंधकीय स्थिति, जैसे कोई प्रमोशन अगर प्राप्त करेगा तो वो भी प्रमोशन प्राप्त करने के लिए उसके पास वो ज्ञान, वो योग्यता होनी चाहिए। तो जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि इनके पास क्या होना चाहिए, वो ज्ञान। अगर मैनेजर है तो उनको आना चाहिए कि MBA वगैरह की डिग्री हो, जो भी स्पेशलाइजेशन में उन्होंने लिया हो, तो वो डिसिप्लिन में काम कर सकें। योग्यता वही होगी कि उनके पास एक डिग्री है, ज्ञान क्या है कि वो नॉलेज लेके आए उस चीज़ का, और समझ में वृद्धि, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी वो डिसीजन मेकिंग कर सके। समझ में वृद्धि मतलब ये है कि अगर कोई इनके सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति आ रही है तो उस अनुसार भी वो उसमें वृद्धि कर सकेंगे, इसको कैसे फेस करना है, तो उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। वस्तुतः प्रबंध के सिद्धांत उनकी प्रबंध क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो अगर वो किसी भी सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं तो जो उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग की या मोटिवेशन की या किसी भी कार्य के लिए, वो उसको उसमें प्रोडक्टिविटी करके उसको इंक्रीज करते हैं। दूसरा है संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। कम से कम अवेलेबल रिसोर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो वो चीज़ ये बोल रहे हैं कि संस्थानों का अधिकतम उपयोग करना, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कम से कम लागत में, कम से कम समय में अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ बनाएं और प्रभावी प्रशासन हो। तो प्रबंध के सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधक अपने निर्णयों एवं कार्यों के कारण एवं परिणाम के संबंध का पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रबंधकों को सहायता करता है डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में, और उसमें हम कारण और परिणाम जो है इसको हम बोलते हैं कारण, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट एक सिद्धांत है जिसके कारण क्या डिसीजन मेकिंग में कि इसका ये कारण है तो इसका ये इफेक्ट निकल गया, इसका ये कारण था तो इसका ये आउटकम या इसका ये परिणाम निकल के आएगा। तो इसका हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन टीम में अगर हम उनको टारगेट्स दे रहे हैं तो हमने अगर उसका हम प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करें तो उसका ये है कि पब्लिसिटी उसकी ज़्यादा होगी, उसका आउटकम क्या निकलेगा, हम एक अनुमान लगाए कि अगर इस क्षेत्र में पब्लिसिटी करें, यहाँ पे जनता जहाँ ज़्यादा जागरूक नहीं है तो वहाँ हम बोर्डिंग्स वगैरह लगाएं, तो उसमें क्या है पब्लिसिटी उसकी ज़्यादा होगी और उसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ या उत्पाद की जानकारी पहुँचेगी। तो इसमें क्या है, इससे गलतियों में शिक्षा ग्रहण करने की नीति में होने वाली नीति में क्षति से बचा जा सकता है। अब क्या है कि हम अगर कोई भी काम प्रैक्टिकली करें तो उसमें गलती होने की संभावना होती है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं ये प्रिंसिपल अपनाते तो इससे हम कम से कम गलतियां करेंगे, जो हमारी मिस्टेक्स है उससे या कोई भी इंजरी है होने वाली दुर्घटना उससे हम बच सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध में स्वेच्छा अनुसार की सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, बाई स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा अनुसार कि जो उनको निर्णय लेना है उसमें वो अपनी स्वेच्छा, अपनी मतलब सहमति से या लिमिटेशन देख के वो चीज़ वो निर्धारित कर सकते हैं कि इस डिसीजन से इसकी ये लिमिटेशन है तो हम ये आउटकम अचीव कर सकते हैं। इससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन संभव होता है। इससे क्या होता है कि संसाधन जो रिसोर्सेज हैं उसका क्या है प्रभावी उपयोग होगा, कम से कम लागत और समय पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, उच्चतम गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट देंगे और जो प्रशासन है डिसिप्लिन तौर पे एक उच्च स्तर पे जा सकता है या अच्छा प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य कर सकता है। तो ये चीज़ हो गई। तीसरा है वैज्ञानिक निर्णय। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत विचारपूर्ण एवं वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। जो विचार भी हमने पढ़ा था जैसे ये वाली स्लाइड में कि पहले वाली स्लाइड में कि हमने क्या देखा था कि जो वैज्ञानिक क्या था कि तकनीक थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये क्या होना चाहिए, जो प्रबंध के सिद्धांत है वो विचारपूर्ण होने चाहिए, मतलब सोच विचार के होने चाहिए, और वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिफिक डिसीजंस उसको लेने में निर्णय में सहायता करते हैं। ये तर्क पर जोर देते हैं, ना कि आप मूंद कर विश्वास करने में। जैसे कि हमने ये प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा था, यहाँ पे जब हमने देखा था तो ये क्या बोला था कि टेलर ने, ये क्या होता है तर्क संगत होते हैं। ठीक है, कुछ तर्क की कला थी जिसमें हम क्या कर सकते थे, तर्क संगत होते थे, तो ये टेलर के द्वारा दिया गया था।
तो क्या होता है, विचारपूर्ण होता है, मतलब आप सोच विचार के किसी, इसमें तर्क है कि मतलब हाँ ये चीज़ हुई थी। जैसे न्यूटन का जो लॉ है, एप्पल गिरा था ड्यू टू द ग्रेविटी, जो उसमें उसका जो आकर्षण था धरती में, तो उसने सेब को अपनी ओर आकर्षित किया था। तो ये क्या था, तर्क उसने कुछ निकाला था उस पे। तो ये क्या है, टेक्निकल निर्णय पे, डिसीजन पे बेस्ड होते हैं, जिसमें आप जो डिसीजन मेकिंग है वो और सरल तरीके से होती है, ना कि आप मुंह की आप ये मान लेंगे, हमने उसको सिद्ध नहीं किया, आप मुंह की कहे जो उन्होंने सिद्ध नहीं किया, मान लिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन हमने उसको प्रूव नहीं किया। जबकि वैज्ञानिक निर्णय में क्या होते हैं, तर्क, लॉजिक पे जोर देते हैं, तो ये लॉजिक पूर्ण होते हैं, लॉजिक के आधार पे बेस्ड होते हैं। फोर्थ है प्रबंध, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। तो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विषय के ज्ञान का मूलाधार है। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो क्या है, प्रबंध के विषय मीन्स कुछ ना कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बने हैं, तो ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने, उसके मूल आधार, उसका अस्तित्व प्रदान करते हैं। तो इनका उपयोग प्रबंध के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो हम की जो प्रिंसिपल से कहाँ पढ़ाएंगे लोगों को, ट्रेनिंग में, जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी तरह की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, रिसर्च करा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट अनुसंधान है, ठीक है, तो रिसर्च वगैरह के उसके मूल रूप में किया जाता है कि हम ये सब जो सिद्धांत है हम आप पढ़ाएंगे एक बाहर प्रबंधक को, मानते कि ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये हम उनके मूल आधार प्रदान करता है प्रबंध के विषय में, प्रबंध के संतान जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान के रूप में। तो ये वहाँ पढ़ाए जाते हैं जो हर प्रबंधक को निश्चित रूप से आने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, सोपान श्रृंखला और समतल संपर्क के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमें सोपान श्रृंखला और समतल संपर्क के बारे में बताना है। तो सोपान श्रृंखला एवं समतल संपर्क का सिद्धांत क्या बताता है कि किसी भी संगठन में उच्चतम पद से निम्नतम पद की औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये उच्चतम क्या हो गया, हमारा अपर लेवल मैनेजमेंट हो गया, और निम्नतम मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट में जितने भी अधिकारी या जितने भी कर्मचारी अधीनस्थ हैं उस अनुसार ये श्रृंखला बनती है। और ये अधिकार रेखा को, औपचारिक अधिकार मतलब किसका अधिकार किसके ऊपर, जैसे हमने बताया था आदेश की एकता में कि कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, एक कर्मचारी एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, तो हमने ये श्रृंखला वही निर्धारित करती है। ठीक है, औपचारिक जो अधिकार है हमारे, वो ये श्रृंखला डिसाइड करती है कि आदेश कहाँ से जाएंगे, आदेश ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, और उत्तरदायित्व कैसा होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। मतलब निम्न वाला किसको संप्रेषण करेगा, मध्य से, मध्य वाला किसको करेगा, अपर से। तो ये पूरे जो अधिकार और उत्तरदायित्व है, यहाँ से ये आदेश ऊपर से नीचे आएंगे, उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ये यहाँ पे जाते हैं उत्तरदायित्व। और ये आदेश ऐसे नीचे की ओर होता है और नीचे से ऊपर की ओर, और उत्तरदायित्व में जाते हैं कि कौन किसके प्रति उत्तरदायी कर रहा है। तो प्योर के मत अनुसार संगठन में सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। कोई भी संस्थान हो, छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पे सोपान श्रृंखला बननी ही चाहिए, वरना कौन किसको आदेश देगा, कौन किस से आदेश प्राप्त करेगा, ये अनुमान या ये व्याख्या करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। उनके सिद्धांत के अनुसार संगठन में अधिकार एवं संपर्क की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक जानी चाहिए। उसी अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होने चाहिए। ठीक है, कि ये जैसे श्रृंखला के अनुसार कि इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में अधिकार एवं संपर्क कि कौन किससे संप्रेषण भी कैसे करेगा, किसकी कौन से कर्मचारी पे कौन से बॉस का अधिकार है और संप्रेषण उसको उसी से करना है। तो ये श्रृंखला हमें वही बताती है कि ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे तक आदेश कैसे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, और जो उत्तरदायित्व है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो उसी अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होंगे, मतलब उच्च स्तर में कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, बॉस वगैरह जो भी नीति या पॉलिसी डिसाइड करते हैं, तो वो आते हैं। तो वो किसको संप्रेषण करेंगे, अपने मध्यस्थ को, जिसमें परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर या विभाग का कोई भी प्रबंधक हो सकता है। इसमें कौन होते हैं, निम्न स्तर पर हमारे पास पर्यवेक्षक, निरीक्षक, ये सब चीज होते हैं या श्रावक होते हैं। तो ये जो आदेश है वो हमेशा से श्रृंखला के अनुसार नीचे की ओर जाएंगे और उत्तरदायित्व कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो फ्योल का मत था कि औपचारिक संप्रेषण में सामान्यतः सोपान श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फ्योल इस ओपिनियन या थिंकिंग में था कि ये जो सोपान श्रृंखला है, इसमें जो भी अधीनस्थ है उस अनुसार ये श्रृंखला फॉलो होनी चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन होता है तो समतल संपर्क के द्वारा संपर्क साधा जा सकता है, ठीक है। अगर आदेश ऊपर से नहीं आ रहे हैं या अगर उच्च वाले को निम्न को आदेश देना है तो किसका यूज करेगा, मध्य का। मध्य जो कड़ी है हमारी मिडिल लेवल, वो इसको आदेश दे सकता है, ये आदेश निम्न वालों को पास कर सकते हैं। तो अगर किसी स्थिति में ऐसा ये जो सोपान श्रृंखला का उल्लंघन हो रहा है तो जो समतल स्तर है या नीचे का जो स्तर है वो उनसे हम संपर्क साध सकते हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन बाई चांस अराइज हो रही है तो ये संपर्क स्थापित करने का छोटा मार्ग है, ठीक है। इससे कोऑर्डिनेशन जो है ये शॉर्ट रूट है, कोऑर्डिनेशन जो है बराबर चलता रहेगा। इसका प्रावधान इसीलिए किया गया है कि संप्रेषण में देरी नहीं हो। क्यों बनाया गया है कि हम समतल, अगर बाई चांस ये जो सोपान श्रृंखला है वो टूटी तो हम समतल जो हमारा संपर्क है, समतल स्तर मतलब नीचे से भी हम संपर्क बना संप्रेषण कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ये रीजन है कि जो कार्य है, जो टास्क दिया है वो समय से कंप्लीट हो, उसमें कोई बाधा नहीं आए और काम में देरी ना हो, ठीक है। व्यवहार है, कंपनी में कोई श्रमिक सीधा मुख्य अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकता, केवल आकस्मिक परिस्थितियों में एक ही श्रमिक मुख्य अधिकारी से संपर्क कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि व्यवहार में जो हमने व्यवहार भी कहता है एक तरह का सिद्धांत, तो उसमें क्या किया था कि श्रमिक कहाँ होता है, श्रमिक होता है निचले स्तर का, ठीक है। श्रमिक होता है हमारा हमेशा निचले स्तर का, वो सीधा उच्च से संपर्क नहीं कर सकता। लेकिन अगर सोपान श्रृंखला टूट गई है तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, वो आकस्मिक मतलब अनसर्टेन कंडीशंस में वो क्या कर सकता है, मुख्य अधिकारी से संपर्क कर सकता है। क्योंकि अभी श्रृंखला नहीं है कि किसको किससे करना, बाई चांस से कोई कंडीशन अराइज हो गई या मिस कोऑर्डिनेशन हो गया तो निम्न स्तर का सीधे उच्च से नहीं कर सकता। निम्न किससे कर सकता, मध्य से कर सकता, मध्य उच्च से। अगर ये श्रृंखला क्या है उल्लंघन हो गया है तो जो स्थिति में वो कर सकता है, क्यों, क्योंकि कार्यों में देरी ना हो तो वो उससे संप्रेषण कर सकता है। तो ये संप्रेषण अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बात करती है हमारी सोपान श्रृंखला। और समतल संपर्क यही है कि ऐसी स्थिति में अगर सोपान श्रृंखला टूटती है, उसका सिद्धांत का उल्लंघन होता है, उस स्थिति में वो कर सकता है। तो व्यवहार में कोई अगर व्यवहार के सिद्धांत के अनुसार हम देखें, इस जहाँ संपर्क बनाना मुश्किल है या कोई इमरजेंसी आ गई, अनसर्टेन कंडीशंस आ गई है, उस स्थिति में ये हम समतल संपर्क के सिद्धांत को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलते तो हमारे आज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।